और चूंकि बांग्लादेश, एक मिनट, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में अभी हम बात कर रहे थे, जो हमारा सवाल था, जो बांग्लादेश में घटना हो रही है, हिंदुओं को जिस तरीके से वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के मुस्लिम बड़ी संख्या में सड़कों पर क्यों नहीं नजर आते हैं? यहां मुसलमानों के साथ लिंचिंग होती है तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है, हर जगह उसकी चर्चा होती है, तमाम लोग सड़कों पर उतर आते हैं। देखिए अखिलेश जी, बात यह है कि हिंदुस्तान हमारा सबसे खूबसूरत मुल्क है, दुनिया के सारे मौसम यहाँ हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान प्यार से रहते रहे हैं, रहते रहेंगे। लेकिन 2014 से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक हिंदू आज खतरे में क्यों हो गया? मैं कह रहा हूँ अफगान क्या कहते हैं, सऊदी अरब में 6% हिंदू रहते हैं, आज तक कोई हिंदू खतरे में नहीं हुआ। मुसलमानों की हुक्मरानी रही तो कोई खतरे में नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी आई जब से मुसलमान खतरे में। यही सवाल हमारा है। अब अपनी बात पूरी करिएगा, ये सवाल दिखा दूं मैं दर्शकों। दरअसल जो मैंने आपसे पूछा वही हमारा सवाल भी है, जरा उस पर नजर डाल लीजिए। जो अगला सवाल है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर दोहरा रवैया क्यों, जो मैंने आपसे पूछा था, इस पे आइए, टू द पॉइंट। इस पर बांग्लादेश में कोई मुसलमान किसी हिंदू का कत्ल कर दे वो भी मुजरिम, भारत में कर दे वो भी मुजरिम, पाकिस्तान में कर दे वो भी मुजरिम। किसी इंसान की जान लेने का अधिकार अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को नहीं दिया। उसको नरसंहार ही नहीं कहते, नरसंहार कहते हैं जैसे इजराइल फलस्तीन में निहत्ते मासूम बच्चों को मार रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान क्या अल्पसंख्यक नहीं है? अल्पसंख्यक है ना? हाँ बोलिए, है कि नहीं है? यहाँ 50 से 60 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मोब लिंच कर दिया गया। आप इसको नरसंहार नहीं बोलेंगे? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या मतलब आप इसका निकाल पा रहे हैं? देखिए, ये मौलाना साहब तो बहुत अजीबोगरीब बयान देने वाले बड़े मशहूर हैं। ये तो अखिलेश जी की पत्नी के बारे में भी बोल दिए थे। ये बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। मुझे लगता है और उसके बाद भी वो सजदे में झुके रहे, कोई रिएक्शन कहीं से नहीं आया समाजवादी पार्टी और उन सबका। मुझे लगता है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इनको हमें बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। रशीदी साहब जैसे लोगों को आप ही लोग सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं ताकि हिंदू वोट बैंक बढ़े, इसका जवाब दीजिए। आप देखिए, बड़ी मजेदार बात जो आपने कही है, चाहे वो ओवैसी बिरादरान हो। हाँ, सुनिए सर, जिस जमाने में हमारी कोई हैसियत नहीं थी जी, 2 सीटों वाली पार्टी थे, तब ये सैयद शहाबुद्दीन बोलते थे, उसको कौन बैकिंग करता था? ये बताइए। इमाम बुखारी जी का बोट क्लब पे रैली है 1986 की, वो मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने बोला कि यार राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी माँ भी हमारे तरह आगे झुक कर ही हुकूमत करती रही, आइंदा तुमको अगर हुकूमत करनी है तो हमारे आगे ही झुकना पड़ेगा। और अगर पुराने पत्रकार होंगे उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने बाकायदा मजहबी नारा लगाया था। मैं बच्चा था, मैंने अखबार में पढ़ा था और टीवी पे देखा था, उसमें उन्होंने बोला, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, उन्हें जाकर बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इस ढंग की सोच हम नहीं थे सर, हम नहीं थे उस जमाने। शेर का जवाब और सुनिए शेर का जवाब साहब और भी मेहमान हैं। मुझको सुकून मिलता है मेरी आजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से, हमें इस पे चलना है। अब मैं एक और फैक्ट बोल दूं, अब आप लोग उसके बाद टिप्पणी करिए। थैंक यू बेटा। देखिए, एक फ्रीडम हाउस थिंक टैंक जिसको ये लोग बहुत मानते हैं, बहुत सारी चीजें भारत के अगेंस्ट में भी लिखता रहता है, फ्रीडम हाउस ने सिविल लिबर्टीज एंड रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर 20th सेंचुरी जब खत्म हुई 1999-2000 की रिपोर्ट है, कोई जाके चेक कर सकता है, पेज नंबर 10 और 11 पे उसने भिन्न भिन्न धर्मों का उल्लेख लिखा है। उसने कहा कि 63 में से 13 क्रिश्चियन कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर की प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी को लेके। अब आगे उसने लिखा है, मगर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी एंड हिंदुइज्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 1999, 2000, पेज नंबर 10 एंड 11, कोई जाके चेक कर ले। और उसके बाद वो कहता बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी बहुत बेहतर है। और आगे जो कहता है, देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द मुस्लिम कंट्रीज। क्या आप बताइए, हिरोशिमा नागासाकी में किसने बम गिराया था, परमाणु बम किसने गिराया था? नंबर 1। जर्मनी में, तो जर्मनी में किसने यहूदियों का कत्ल किया था? और 70,000 गाजा में किसने कत्ल किया, जिसे 22,000 बच्चे। आप सिर्फ इस्लाम सवाल जो बुनियादी ये है कि जब से सरकार कांग्रेस की हो चाहे आपकी हो, जो माइनॉरिटी के जो रेशियो है, हम पिछले 10 साल से ये देख रहे हैं सर कि जो डेटा ये कहता है कि जो माइनॉरिटी का जो सुरक्षा और संरक्षण है उसमें सब कुछ छिपा हुआ है। मिसाल के तौर पे 12 राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन की अपॉइंटमेंट नहीं है और देश में अप्रैल 2025 से
हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की जगह खाली है। दूसरा, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूं, और जो आपने कोशिश जो की है, जो धरातल पे जो कोशिश की है, जो विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, इसमें बहुत सराहनीय कदम आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। सर सवाल क्या हम इसी को उदाहरण बनाकर आगे हिंदुस्तान को नहीं ले जा सकते? ठीक है। हमारे मुल्क में अरसलान जैसे लड़का अभी आसाम से, उसने नासा ने उसको अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है। और कल की रिपोर्ट है सर, ये कश्मीर का एक 13 साल का लड़का AI में 13 एप्लीकेशन बना के दुनिया में नाम रोशन किया है। तो इस कीचड़ में भी कमल खिलता जैसे आप खिले हुए हैं। हाँ, ये आपने यही मैं कहना चाहता हूं, जो बच्चा अच्छा काम कर लेगा, ये बताइए कितने सेक्युलरिज्म के सूरमा गए आज तक उसको बधाई देने के लिए। अब सुनिए, मैं एक और बात बताता हूं, और सुनिए, हमने वो किया 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई। प्रधानमंत्री जी ने उनके परिवार, उनकी पत्नी, सबको बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में सम्मानित किया। इन्होंने क्या किया, यासीन मलिक जिसने 3 एयरफोर्स अधिकारियों को मारा, उनको जाके प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाया गया। उसके बाद कहते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है। और मैं एक और परेशान है मुस्लिम एरिया में, कितने स्कूल बनाए मुस्लिम। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल सुनिए भाई, मैंने तो कहा 37 लाख एकड़ जमीन है, बताओ ना कितने स्कूल बनाए, वो तो वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में। बताओ ना कितने अस्पताल बनाए पूरी तरीके से, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं बताइए वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्त एक ऐसा कानून आपने पेश किया है, आप जो कह रहे हैं कि इससे गरीब, मजलूम और मुसलमान लड़के लड़कियों का भला होगा। दिल्ली एक उदाहरण है पूरे देश में कि जितने टॉप क्लास के स्कूल हैं वक्फ के लैंड पर हैं। उसमें तमाम DPS से लेके जितने आपके लुटियन जोन में हैं वो सब वक्फ के लैंड पर हैं, किराया पर हैं, और वहाँ क्या है, मात्र सिर्फ 1 रुपये में है। पूरे सीजो कॉम्प्लेक्स है, देश के GDP में वक्फ का बहुत बड़ा हाथ है। और आप जो नारा लगाए हैं कि वक्फ से हम आगे बढ़ाएंगे, यतीम खाना आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे। उसको आगे बढ़ाना था। आप उनका जो क्लेम है वो तो पार्लियामेंट भी वक्फ की लैंड पे है, राष्ट्रपति वक्फ की लैंड पे है, जहां कह दिया वो जमीन हमारी हो गई, इसीलिए वक्फ बोर्ड का एक्ट लाना पड़ा। और सर आप अपने टर्न पे बोलिए सर। और इनका तो वो है केरल में, मुनम्बम में क्रिश्चियंस की 400 एकड़ जमीन को वक्फ ने क्लेम कर दिया, और उन सब ने लिख के भेजा सारे सांसदों को कि वक्फ बोर्ड में संशोधन इसलिए जरूरी है। यमुनानगर में गुरुद्वारे पे क्लेम कर दिया। तमिलनाडु में 14,500 साल पुराना मंदिर, यानी जब इस्लाम आया भी नहीं था हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में भी नहीं आया था, वो भी वक्फ का हो गया। उसके हिसाब से आप वक्फ का होते करने की बात करते हैं। तिरुचिरापल्ली जिले में तिरुचेंदरी मंदिर। और सुनिए, एक मिनट, भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है इन टर्म्स ऑफ लैंड। चलिए ठीक है, सबसे अमीर है पूरी दुनिया में।